नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू भीड़ में खोया आदमी पार्ट 2 वीडियो। लिंक ऑफ पार्ट 1 वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हमारे लेखक एक भीड़ से बहुत ज्यादा क्राउडेड, तो भीड़ वाली गाड़ी में बैठकर बहुत मुश्किल से हरिद्वार तक पहुंचते हैं। हरिद्वार में उन्हें दीनानाथ मिलते हैं। दीनानाथ कौन है? दीनानाथ है श्यामलाकांत के बड़े पुत्र। वो जो हरिद्वार स्टेशन पर उन्हें लेने आए हैं, वहां उन्हें पता चलता है कि दीनानाथ 2 साल से उनकी पढ़ाई हो गई है, बट 2 साल से वो बेरोजगार है, बेरोजगार अनएम्प्लॉयड है, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। आगे देखिए आगे की कहानी में। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठुसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही मैं श्यामलाकांत के घर पहुंचा तो उनका मकान कैसा है? छोटा मकान, छोटा घर, एंड सामान की ठुसम ठास। ठुसम ठास, अभी 8 बच्चे, 10 लोगों का परिवार है, तो सामान ज्यादा है। तो उतना सामान छोटे से कमरे में रखोगे, छोटे से घर में रखोगे तो एकदम से बहुत, मतलब बहुत ज्यादा जैम पैक्ड हो जाता है वो, तो उसे बोलते हैं सामान की ठुसम ठास। और बच्चों की भीड़, तो नंबर 1 सामान, नंबर 2 बच्चों की भीड़ को देखकर मेरा दम, किसका दम? लेखक का दम घुटने लगा, सफोकेट होने लगे वो। 2 रीजन, नंबर 1 सामान, नंबर 2 बच्चों की भीड़ को देखकर उनका दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, लेखक ने पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? क्यों पूछा उन्होंने ये? क्योंकि उनके घर के सदस्य 10 थे, तो इतना बड़ा परिवार और सिर्फ 2 कमरे थे, और घर की ये जो दशा, जो हालत थी, यह देखते हुए लेखक ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? तो श्यामलाकांत बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। तो मैं 2 साल पहले इस शहर में आया था और तब से मैं एक अच्छा मकान ढूंढ रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। जूते घिस गए मतलब शहर में मकान ढूंढते ढूंढते थक गया। निराश होकर जब थक गया, तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली। तो जब वह बुरी तरह कोशिश करने के बाद भी बुरी तरह जब थक गए और उन्हें उनके परिवार के हिसाब से जब मकान नहीं मिला, तो अंत में उन्होंने कहाँ घर ले लिया? गली के अंदर। तो एक छोटी सी गली है, गली मतलब नैरो लैन, तो एक छोटी सी गली है, गली के अंदर उन्हें यह मकान मिला 2 कमरों का। गली के अंदर यह छत मिली है। छत मतलब सहारा, शेल्टर। यहाँ छत का मतलब रूफ नहीं है, यहाँ छत का मतलब है गली के अंदर यह एक रहने का मकान, एक शेल्टर मिला है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। तो पहले की तुलना में मतलब एज कंपैरिजन, पहले इतना ज्यादा शहर इतना फैला हुआ नहीं थे, इतने सारे मकान नहीं थे, इतने घर नहीं थे। तो अब घरों की संख्या, द नंबर ऑफ कॉलोनीज, तो वो बढ़ गई है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। तो इतने सारे घर बन गए हैं, फिर भी श्यामलाकांत के जैसे कितने ही लोग हैं जो उनके पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं है। जबकि घर के ज्यादा घर बनते हैं तो इजीली मकान मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का यह दुष्परिणाम है। और इसका कारण कौन बता रहा है? श्यामलाकांत खुद ये बता रहे हैं कि हर जगह घर बन गए हैं, शहर फैल गया है, फिर भी रहने के लिए घर नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारे देश में पॉपुलेशन, आबादी बढ़ गई है, और उसका दुष्परिणाम, दुष्परिणाम इल इफेक्ट्स तो ये है, जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। मकान मतलब घर, खाद्यान्न मतलब फूड रिसोर्सेस। तो फूड,
तो अनाज नहीं है, मकान नहीं है और जनसंख्या बढ़ रही है। श्यामलाकांत, ये कौन कह रहा है? ध्यान रखिए, ये श्यामलाकांत जी के वाक्य है, लेखक नहीं कह रहे हैं। तो श्यामलाकांत खुद 8 बच्चों के पिता है और इतना बड़ा उनका परिवार है, इतने बड़े परिवार की उन पे जिम्मेदारी है। तो अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि देश में ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ रही है, उसके ये दुष्परिणाम है कि लोगों के पास ना अच्छे घर है, ना अच्छे मकान है, नौकरी भी नहीं है। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई, जलपान ब्रेकफास्ट लेकर आई। उनके पीछे जैसे कोई गेस्ट आता है और हम उनको ऑफर करते हैं, तो उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के हैं। अब काउंट कीजिए, हम ये किसकी शादी के लिए आए हैं? तो श्यामलाकांत की बड़ी बेटी, ठीक है, उसके बाद दीनानाथ, 2 हो गए बच्चे, उसके बाद 3 छोटी लड़कियां, 2 + 3 5, और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के, तो 5 + 2 7, तो 7 बच्चे यहां तक हो जाते हैं। पल्ला मतलब साड़ी का कॉर्नर पकड़े आते हैं। मैं उनकी दुर्बल काया, तो श्यामलाकांत जी की पत्नी कैसी है? बहुत दुर्बल, वीक है और पीला चेहरा, पेल फेस है। देखकर स्तब्ध रह गया, चौंक गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ है? मतलब ये कब से बीमार है? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही है क्या? किसने पूछा? लेखक ने पूछा कि आप कब से बीमार है, क्या आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? वे फी की मुस्कान मुस्कुरा दी। तो उनकी पत्नी, श्यामलाकांत की पत्नी, फी की मुस्कान मतलब बेजान सी, जिसमें कोई जान ही नहीं हो, वेरी पेल स्माइल करके मुस्कुराकर बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह, किस किस को देखे? आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। तो यहाँ श्यामलाकांत की पत्नी बता रही है कि मैं तो अस्पताल, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े फैमिली में कोई ना कोई तो रोज बीमार रहता ही है, और डॉक्टर को दिखाने में अस्पताल तो गई थी, पर हॉस्पिटल्स में रोगी, रोगी मतलब सिक पीपल एंड उनके रिलेटिव्स, मधुमक्खी के छत्ते मतलब बीहाइव, मधुमक्खी का छत्ता, तो डॉक्टर को चारों तरफ से घेरे ही रहते। इन शॉर्ट वहां पे बहुत ज्यादा गर्दी रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा शहर ही हॉस्पिटल में आ गया है। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है। ऑब्वियसली हम भी आज भी, ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने का ये निबंध है, दिस इज वेरी ट्रू। आज के दिन में हम जहाँ चाहे हमें लाइन में खड़े ही रहना पड़ता है, एवरीवेयर एवरीवेयर इट इज क्राउडेड। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है, तबीयत हेल्थ। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। विवाह, उनकी बेटी की शादी है, बड़ी बेटी की शादी, जिसके लिए ये लोग, श्यामलाकांत और उनकी पत्नी, बड़ी बेटी की शादी की विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है? श्यामलाकांत की पत्नी बोल रही है कि मैंने सोचा था कि विवाह के कपड़े टेलर से सिलवा लूंगी, स्टिच करवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, तो टेलर के यहाँ बड़े बेटे को भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, टेलर की जिस भी शॉप पे गया, हर दर्जी ने पहले से ही सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। मतलब टेलर ने कह दिया कि इतने सारे कपड़ों का ढेर, पाइल, तो क्लोथ्स इतने सारे दिखा के बोला कि अरे पहले से ही इतना काम है, ऐसा दिखा के अपना हेल्पलेसनेस, मतलब नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे मजबूरी जाहिर कर दी। तो गर्दी कहाँ है? टेलर की शॉप पे भी उतनी ही गर्दी है। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, तो
उनकी पत्नी कह रही है कि पहले के ज़माने में तो जब कस्टमर आता था तो उसका वेलकम होता था, पर अब तो उसे भी चिरोरी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। चिरोरी सी मतलब रिक्वेस्ट, विनती, विनती इज अ हिंदी वर्ड, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि बाबा ले ले बाबा टेलर को कि कर दे इतना काम, 3 दिन में दे दे कपड़ा स्टिच करके। तो अब तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही है। तो सोचने की क्या बात है, सोचने की बात यह है कि दुकानें, शॉप्स पहले से ज्यादा है, पर ग्राहक, कस्टमर्स और उनकी भीड़ भी इतनी है कि इतनी ज्यादा दुकानें खुल गई है बट फिर भी कम है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ट्रेंड्स ज्यादा है फिर भी गर्दी है, रोजगार कार्यालय बढ़ गए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, वैकेंसीज बढ़ गई है, फिर भी हर जगह क्राउड है, बेरोजगारी है। हॉस्पिटल्स में भी गर्दी है, टेलर शॉप मतलब शॉप्स में भी, हर जगह दुकानों में भी गर्दी है। ओके, नेक्स्ट। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत, तो सुमंत कौन है? दीनानाथ का, सॉरी 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 सॉरी, श्यामला कांत जी का दूसरा पुत्र सुमंत, दूसरे नंबर का बेटा। हरा हारा थका, बहुत थका हुआ, टायर्ड, झुंझलाया स्वर, बहुत इरिटेट होके बोल रहा है, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। राशन पहले ही बताया, जहाँ पे राशनिंग, राशन के गवर्नमेंट की तरफ से गेहूं चावल वगैरह मिलता है, थोड़ा कम प्राइस रहता है वहां पे, तो राशन की दुकान पे निकल गया। उसका पूरा दिन, इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। तो वो इतनी गर्दी थी कि लाइन खत्म ही नहीं हुई और सामान नहीं मिला। तो सुमंत का जब हम कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो वी डू राइट कि पूरा पूरा दिन उसका राशनिंग और घर के सामान के लिए चला जाता था, और इस तरह वो घर की मदद करता था, पर उसका पूरा समय इन्हीं चीजों में व्यतीत हो जाता था। मैं सोचने लगा, आखिर इन सब का कारण क्या है? कौन सोचने लगा? लेखक कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि इन सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें, एवरी स्ट्रीट, हर जगह शॉप्स है, दुकानें हैं, मकान है, फिर भी पहले से कहीं ज्यादा है, और भी बनते जा रहे हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, पहले के जैसे सिर्फ फार्मिंग नहीं करनी पड़ रही है लोगों को, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। रेलगाड़ी और बस की संख्या भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, तो ट्रेन्स और बसेस भी बढ़ गई है। चिकित्सक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, दैट इज हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज का भी विस्तार हुआ है, मतलब वो भी बढ़ गई है। फिर भी लोगों की आवश्यकता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही है। जहां देखिए भीड़ ही भीड़, हर जगह क्राउड। या भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो लेखक हमें पूछ रहा है या बता रहा है कि क्या हम ही इसके उत्तरदायी नहीं है, हम ही इसके लिए कहीं तो कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। घर में बच्चों की भीड़ है, वह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। तो हमें बच्चे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं, पर बच्चे कब हमारी पीड़ा के, दुख के कारण बन जाते हैं, रीजन बन जाते हैं? कब? नंबर 1, जब उनके अपब्रिंगिंग में, उनके पालन पोषण में, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस तरह का हम उनको लाइफ देना चाहते हैं, उसको कहते हैं रहन सहन, या शिक्षा दीक्षा, उनका एजुकेशन, इन चीजों को हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं, तब बच्चों की ये भीड़ हमारे लिए दुखदाई, मतलब पेनफुल हो जाती है। अगेन रिपीट, बच्चे सबको अच्छे पसंद है, सबको अच्छे लगते हैं, पर ये हमारे दुख का कारण कब बन जाते हैं? नंबर 1, जब हम उनका पालन पोषण और रहन सहन और उनकी शिक्षा दीक्षा, इन चीजों को पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तब वह हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। हॉस्पिटल में भीड़ क्यों है? क्योंकि क्या वह भीड़ किसी को सुहाती है?
तो लेखक पूछ रहे कि हॉस्पिटल में भी तो बहुत ज्यादा क्राउड है, क्या यह हर कोई, जैसे टेलर या शॉप में तो हम अपनी इच्छा से जाते हैं, क्या हॉस्पिटल में हम अपनी इच्छा से जाते हैं? नो, नहीं। ये भीड़ तो किसी को नहीं अच्छी लगती है। क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? विलिंगली कोई सिक होता है? नो, नहीं। कोई बीमार नहीं होना चाहता। नंबर वन बीमारी, नंबर टू कुपोषण, गंदा और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। तो बीमारी किस चीज से होती है? बीमारी, पहला नंबर माल न्यूट्रिशन, कम खाना, डर्टी और छोटे छोटे घर और पॉल्यूटेड वातावरण, इन सबसे बीमारियां होती है। लेखक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अगर परिवार बड़ा है, जो लेखक हमें कह रहे हैं कि अगर हमारा परिवार बड़ा है तो ऑब्वियसली आय सीमित है, इतने लोगों की जिम्मेदारी निभाने के लिए हम छोटे छोटे मकान, जहां गंदगी होगी, उनका खाना पीना हम नहीं दे पाएंगे अच्छे से, तो कुपोषण के कारण बीमारियां आएगी और उन सब के कारण हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हमारा जो जीवन स्तर है, दैट इज, आप लोग को ये वर्ड्स ध्यान देने हैं क्योंकि यही सारे वर्ड्स आपको आंसर लिखने में यूज करने हैं। तो जो हमारा जीवन स्तर है वह अच्छा नहीं रहेगा। यदि सीमित परिवार हो, सीमित परिवार हो, छोटी फैमिली हो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो, हर जगह क्लीनलीनेस हो, खाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी फूड, भरपूर सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो रेल बस में भी भीड़ का कारण यही है। तो इसके रीजंस ये, जैसे ऐसे बहुत जनरल टॉपिक है, आप लोग अपने विचार भी लिख सकते हैं इसमें। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जो देश का डिसिप्लिन है, ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, बट क्राउड इतना है, ना ट्रैफिक, ना पुलिस, ना हर जगह पे डिसिप्लिन तो रहेगा ही नहीं। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों? क्राउड, भीड़। सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेसेस पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है, वहां पे पालन नहीं होता है। जिस काम के लिए आदमी, नाउ दिस इज वेरी, आप लर्न कर दीजिए इन लाइंस को। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, ऑफिसेज, कचहरी, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, अस्पताल और स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, तो ये डेली रूटीन्स की चीजें हैं। हम कुछ काम करने के लिए हॉस्पिटल, कोर्ट्स या ऑफिसेज में जाते हैं, तो हमारा काम नहीं हो पाता है जल्दी से। क्यों? हम अपना समय, तीनों वर्ड्स, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, आई एम अंडरलाइनिंग दिस, लर्न कर लीजिए। समय, शक्ति और धन व्यय करके भी हम अपना समय, एनर्जी एंड मनी, इतना एक्सपेंड करने पर भी हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें कोर्ट में जाना है, कोई काम है, तो हमारा आधे से ज्यादा समय, बहुत सारे साल उसी में लग जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस क्राउड, हर ज्यादा ओवर क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ के कारण हम अपना समय, शक्ति और धन खर्च करते हैं, परंतु फिर भी हमारा कार्य सिद्ध, सिद्ध मतलब पूरा नहीं हो पाता है। और एट ये सब होने के कारण हम इतने परेशान हो जाते हैं, तो आम आदमी, इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वह खुद भीड़ में खो जाते हैं। तो हम खुद ही तो एक क्राउड है, वी आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट क्राउड। और हमको परेशानी भी किसी से रहती है कि यार कितना क्राउड है, तो हम खुद भी तो क्राउड का, भीड़ का एक हिस्सा है। तो हम, तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इन जगहों पे समय, शक्ति और धन व्यय करके भी हमारे काम नहीं होते हैं, और भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जनसंख्या वृद्धि। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि श्यामलाकांत खुद समझ गए कि उनकी जो परेशानियां है, उनका जो जीवन स्तर है, जो कुपोषण, उनकी फैमिली कुपोषण, सफाई नहीं है, छोटा सा घर है, आय सीमित है, इन सब जो विपदाओं से, परेशानियों का कारण क्या है, उन
क्या घर में जो भीड़ है, इतने सारे परिवार है, बड़ा परिवार है, यही कारण है। वो आप समझ चुके हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता, तो श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं, मतलब इंसान स्वयं इस भीड़ में और इसमें पैदा होने वाली समस्याओं को पूरी तरह खो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कंक्लूड करेंगे, तो हम कंक्लूड इस तरह करेंगे कि देखा जाए तो पहले तो जनसंख्या वृद्धि के कारण उसके क्या परिणाम है। तो व्हाट आर द इल इफेक्ट्स, आई विल जस्ट गिव फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, हर जगह गंदगी, और जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो होती है जनसंख्या के कारण, वृद्धि के कारण। उसके कारण यातायात में मुश्किलें आती है, बेरोजगारी होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, चिकित्सा में कमी आती है, भूख और गरीबी, इसी से पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि अगर हम जनसंख्या पे ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन हम खुद इस भीड़ में खो जाएंगे। इसलिए भीड़ में खोया आदमी। पहले के जमाने में, मतलब बिफोर द इंडिपेंडेंस, जन्म दर और मृत्यु दर, तो जिस स्पीड में जन्म दर था तो मृत्यु दर, डेथ रेट भी उतनी ही थी। परंतु आज के मॉडर्न चिकित्सा के बढ़ जाने के कारण, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रही हूं मैं, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के बाद मृत्यु दर, डेथ रेट कम हो गई है, क्योंकि चिकित्सा और स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। दैट इज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई है। तो जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर कम हो रही है। इसके कारण जनसंख्या, सिर्फ जनसंख्या ना रह के जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। और हमारे संसाधन, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज संसाधन कम हो रहे हैं, और इसी का दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ रहा है। आई होप आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल गए हैं। ये एक ऐसे है, बहुत कॉमन टॉपिक है। यू ऑल कैन डू, you all can practice little and you all can write very well, आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, enjoy, bye bye।